वीवीयू FY UGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 11 जो आपका इकोनॉमिक्स है दोस्तों, उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पहले पूछा जा चुका है या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, यानी रिसर्च से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसे आंसर को। देखिए आंसर दिया गया है दोस्तों कि अनुसंधान जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना। पहला हो गया अनु यानी कि बार बार, और संधान यानी कि खोज करना। ठीक है, तो यही होता है हमारा अनुसंधान यानी बार बार खोज करना। तो अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए डाटा वगैरह एक मतलब आंकड़े वगैरह एकत्र किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है और नए नियम या फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं। वही हमारा अनुसंधान हो गया। यानी कोई भी चीज़ के लिए यानी कोई भी समस्या का समाधान के लिए डाटा एकत्र करना, फिर उसका विश्लेषण करना और नया नियम या फिर सिद्धांत बनाना, यही हमारा अनुसंधान या फिर रिसर्च कहलाता है। चलिए सरल शब्दों में इसे समझें तो देखिए लिखा है दोस्तों कि किसी भी विषय पर छिपे हुए सत्यों और नए ज्ञान को खोजने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किया गया प्रयास ही अनुसंधान है। अर्थशास्त्र में इसका उपयोग जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक विकास जैसी समस्याओं को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए जो है वो अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, कुछ परिभाषा दिया गया है जो कि प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कुछ विचारकों के अनुसार परिभाषा है, जो कि पहला हमारा रेडमैन और मोदी के द्वारा दोस्तों। तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं, ये इनका मानना था, ये इनका परिभाषा है। चलिए दूसरा हमारा क्लॉडियस। ठीक है, क्लॉडियस के द्वारा ये दिया गया परिभाषा कि अनुसंधान किसी समस्या को हल करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और तथ्यों का एक उद्देश्यपूर्ण और सटीक विश्लेषण होता है। तो ये परिभाषाएं दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे कि जो हमारा अनुसंधान है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो एक शोधकर्ता यानी रिसर्चर जो होता है या फिर अर्थशास्त्री बिना किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसंधान प्रारंभ नहीं कर सकता है, बिना किसी उद्देश्य का जो है वो रिसर्च शुरू नहीं कर सकता है। अनुसंधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सा। पहला हो गया हमारा सौंद्रातिक उद्देश्य। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया थियोरी उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो नए आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण इसमें कि जैसे एडम स्मिथ से लेकर J.M. किम्स और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने समय की आर्थिक स्थितियों का शोध करके नए नियम वगैरह दिए हैं उसी तरीका से। ठीक है, ये हमारा हो गया जैसे रोजगार का सिद्धांत हो गया, मूल्य सिद्धांत वगैरह। देखिए अगला है कि मौजूद सिद्धांतों का पुनः मूल्यांकन यानी उद्देश्य होना चाहिए ना। तो देखिए बदलते वैश्विक परिदृश्य यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था हो गया, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पुराने आर्थिक नियमों का प्रासंगिक जांच करना कि ये सही है या नहीं है। तो ये हमारा पहला था थ्योरी उद्देश्य, थियोरिटिकल उद्देश्य दोस्तों। दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य, जो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल उद्देश्य। ठीक है, यानी फिजिकल जो हमारा होता है। तो देखिए आर्थिक समस्याओं का समाधान, गरीबी, असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार घाटे जैसी जटिल समस्याओं के मूल कारण की पहचान करना और उसका व्यवहारिक समाधान खोजना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए इसमें और है दोस्तों कि कारण प्रभाव संबंधों का पता करना, यानी अर्थशास्त्र में चरों के बीच संबंध देखना बहुत ही जरूरी होता है। उदाहरण के लिए क्या शिक्षा पर खर्च बढ़ाने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो ये सब चीज़ देखना, इस संबंध को सिद्ध करना अनुसंधान का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तीसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों हमारा। तीसरा है कि भविष्यवाणिक उद्देश्य। तो देखिए आर्थिक पूर्ण अनुमान यानी पहले से अनुमान लगाना। तो वर्तमान आंकड़े के आधार पर भविष्य के आर्थिक संकेतों जैसे कि जीडीपी का, विकास दर का, मंदी वगैरह का या फिर उपभोक्ता मांग वगैरह का अनुमान लगाना ताकि देश और उद्योग पहले से ही तैयार हो सके, तो वो हमारा भविष्यवाणिक उद्देश्य होता है। तो ये सभी जो है अनुसंधान के उद्देश्य हैं साथियों। चलिए अनुसंधान का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, यानी इसे कितने भागों में ये पार्ट मतलब इसको बांटते हैं। तो देखिए पहला हमारा हो गया मौलिक अनुसंधान, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्र करना, नए सिद्धांतों को जन्म देना, जैसे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नए सिद्धांत वगैरह। तो ये हमारा मौलिक अनुसंधान है। दूसरा हमारा व्यवहारिक अनुसंधान,
इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि किसी विशिष्ट व्यवहारिक समस्या का तुरंत समाधान खोजना, यानी कोई भी स्पेशल व्यवहारिक समस्या है तो उसका तुरंत जो है समाधान खोजना। जैसे देखिए कि किसी विशेष क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए नीतियां बनाना, तो इस तरीका से ये हमारा व्यवहारिक अनुसंधान है। तीसरा है दोस्तों मात्रात्मक अनुसंधान। ये पूरी तरीका से गणितीय और सांख्यिकीय मॉडलों पर आधारित होता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, मुद्रास्फीति दर हो गया, महंगाई दर वगैरह, बाजार दर वगैरह का आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है। तो ये हमारा मात्रात्मक अनुसंधान है। चौथा है गुणात्मक अनुसंधान दोस्तों। तो इसमें मानवीय व्यवहार, संस्कृति और सामाजिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें अंकों में मापना कठिन होता है, जैसे कि उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव का कारण क्या है। तो ये सभी चीज़ें, तो ये हमारे अनुसंधान का वर्गीकरण था। चलिए आगे इसका कुछ महत्व देख लेंगे कि अनुसंधान जो है उसका क्या महत्व है दोस्तों। तो देखिए अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के नीति निर्माताओं और संपूर्ण समाज के लिए अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। क्या क्या है देखिए, तो आर्थिक नीति निर्माण में ये सहायक होता है। सरकार वगैरह जो है अपनी नीति बनाने में, जैसा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या फिर टैक्स वगैरह की संरचना हवा में नहीं बनाती, वे जो है अनुसंधान से ही प्राप्त वास्तविक आंकड़ों और निष्कर्षों के आधार पर ही कल्याणकारी योजनाएं तैयार करती, यानी रिसर्च वगैरह करने के बाद ही, अनुसंधान करने के बाद ही जो है वो अपनी कल्याणकारी योजनाएं वगैरह तैयार करती है। चलिए दूसरा हो गया संसाधनों का कुशल आवंटन दोस्तों। तो अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य जो है वो सीमित संसाधनों का सही प्रयोग करना है। अनुसंधान यह बताता है कि देश के संसाधन जैसे कि पैसा, श्रम, प्राकृतिक संसाधन का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए जिससे अधिकतम लाभ भी हो। तो ये भी इसका महत्व है। चलिए अगला महत्व हो गया कि व्यापारिक निर्णय लेने में ये मददगार है दोस्तों। जैसे प्राइवेट कंपनी वगैरह या फिर बाजार अनुसंधान के जरिए यह जान पाते हैं कि उपभोक्ता क्या खरीदना चाहते हैं, यानी कस्टमर को क्या चाहिए आखिर। ठीक है, तो बाजार में कंपटीशन कैसी है, प्रतिस्पर्धा कैसी है और निवेश कहाँ करना सुरक्षित रहेगा। तो ये सब चीज़ों को जानने में भी ये जो हमारा अनुसंधान वो मदद करता है, रिसर्च मदद करता है। चलिए आगे हमारा हो गया बौद्धिक और एकाडमिक विकास दोस्तों। तो अर्थशास्त्र ऑनर्स के छात्रों के लिए अनुसंधान उनके विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने का, यानी जिनका भी ऑनर्स वगैरह या फिर अर्थशास्त्र वगैरह, तो उसमें उनका कौशल बढ़ाने में भी वो मददगार है। या उसको केवल रटने के बजाय तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाता है, यानी रिसर्च के तरीके से सीखना सिखाता है। चलिए आगे है कि मानव कल्याण और सामाजिक सुधार। तो अनुसंधान जो है दोस्तों उसका अंतिम उद्देश्य ये है कि समाज का जीवन स्तर सुधारना। आर्थिक अनुसंधान के जरिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की स्थिति को समझकर उनके जीवन में सुधार लाया जा सकता है। तो ये सभी महत्व हो गया हमारा अनुसंधान का। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने और नए ज्ञान को खोजने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अर्थशास्त्र में इसके बिना कोई भी सही नीति या फिर योजना नहीं बनाई जा सकती, या देश के संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन का, यानी समाज का जीवन स्तर सुधारने का काम करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों तथा अनुसंधान दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग समझेंगे दोस्तों कि अनुसंधान जो है, अनुसंधान का मतलब हुआ कि किसी भी समस्या को समझने और नए ज्ञान को खोजने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका जो है वो हमारा अनुसंधान कहलाता है। अर्थशास्त्र में अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार अनुसंधान के विभिन्न प्रकार जैसे कि आंकड़ों का प्रयोग करके, सिद्धांतों की खोज करके और अलग अलग दृष्टिकोण से, यानी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वो सब अलग अलग रास्ते का उपयोग करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसके विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लिखा है कि अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला हो गया उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर जो है पहला हमारा है कि मौलिक या शुद्ध अनुसंधान।
इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि केवल ज्ञान के भंडार को बढ़ाना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना। इसका कोई तत्कालीन व्यवहारिक लाभ नहीं होता है। तो ये हमारा पहला शुद्ध अनुसंधान है। देखिए उदाहरण के लिए देख सकते हैं, तो एडम स्मिथ द्वारा जो बाजार के नियमों का सिद्धांत देना, तो ये हो गया उदाहरण। दूसरा हमारा व्यवहारिक अनुसंधान दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि समाज या देश की किसी वर्तमान या फिर किसी विशिष्ट समस्या का तुरंत समाधान खोजना। जैसे देखिए उदाहरण कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए नई सरकारी योजना का प्रभाव देखना। तो ये हो गया इसका उदाहरण। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों और प्रक्रिया के आधार पर। तो देखिए इसमें हमारा है पहला कि मात्रात्मक अनुसंधान दोस्तों। तो यह अनुसंधान जो है पूरी तरीका से अंकों पर, आंकड़ों पर और गणितीय मॉडलों पर आधारित होता है। अर्थशास्त्र में जब हम सांख्यिकीय का उपयोग करते हैं यानी स्टैटिस्टिक्स वगैरह का उपयोग करते हैं, तो उसे अर्थमितीय अनुसंधान भी कहा जाता है। देखिए उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी और महंगाई दर की आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए हमारा चौथा प्रकार है दोस्तों, वो है गुणात्मक अनुसंधान। यह मानवीय व्यवहार, विचारों और अनुभवों पर आधारित होता है, जिन्हें संख्याओं या अंकों से नहीं मापा जा सकता। इसमें इंटरव्यू और केस स्टडी का उपयोग होता है, तभी ये मापा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तो कोविड-19 के बाद असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सामाजिक स्थिति और उनके डर का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग तीसरा देखेंगे, जो कि निष्कर्ष निकालने के तरीके के आधार पर इसका वर्गीकरण, जो कि पांचवा हमारा है दोस्तों कि वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें किसी स्थिति या फिर घटना का वर्तमान रूप से केवल सटीक वर्णन किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता यानी रिसर्चर के चरों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, या केवल रिपोर्ट तैयार करने का काम करता है। उदाहरण देखिए, तो भारत में वर्तमान वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना। देखिए छठा देखेंगे, छठा हमारा जो है दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए छठा है दोस्तों विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें जो रिसर्चर होता है वो पहले से ही जो उपलब्ध आंकड़ा वगैरह, डाटा वगैरह, उसका उपयोग करके क्यों और कैसे का विश्लेषण करता है। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों का विश्लेषण करता है, या चरों के बीच कारण संबंध ढूंढने का काम करता है। देखिए उदाहरण देखिए कि बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाने से देश में निवेश कम क्यों हुआ आखिर। ठीक है, तो ये सब हमारा वर्गीकरण हो गया, अनुसंधान का प्रकार है दोस्तों। चलिए अनुसंधान की दृष्टिकोण देखेंगे। तो अनुसंधान दृष्टिकोण का अर्थ है दोस्तों कि रिसर्चर जो है वो अपने निष्कर्ष या फिर सिद्धांत तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का चुनाव करता है, यही हमारा जो है दृष्टिकोण है। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण होते हैं। पहला हो गया निगमनात्मक दृष्टिकोण। इसका सरल अर्थ हो गया या जो है दोस्तों वो जनरल से यानी नॉर्मल से लेके स्पेशल की ओर जाता है, यानी सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर। इसकी प्रक्रिया है, इसमें पहले से मौजूद किसी स्थापित सिद्धांत को सच मानकर एक परिकल्पना बनाई जाती है, फिर नए आंकड़े को इकट्ठा करके उसे जांच किया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया हो गया। उदाहरण देखिए लिखा है कि हम जानते हैं कि मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ाने पर मांग कम होती है। ये हमारा सामान्य सिद्धांत है। इस आधार पर जो रिसर्चर है वो यह जांच करता है कि क्या पेट्रोल के दाम बढ़ाने से इस महीने उसकी मांग कम हुई, तो ये स्पेशल जांच हो गया। तो यही हमारा जो है वो निगमनात्मकता यानी निगमनात्मक दृष्टिकोण हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा हमारा आगमनात्मक दृष्टिकोण। तो इसका सरल अर्थ हो गया ये स्पेशल से सामान्य की ओर यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रक्रिया देखिए, तो इसमें जो रिसर्चर है उसके पास पहले से कोई सिद्धांत नहीं होता, वह पहले बहुत सारे वास्तविक तथ्य या फिर आंकड़े को जो है डाटा वगैरह को एकत्रित करता है, उसका गहराई से विश्लेषण करता है और फिर उसके आधार पर एक नया सिद्धांत बनाने का काम करता है। ये इसका प्रक्रिया हो गया। इसका उदाहरण भी देख लेंगे। तो देखिए लिखा है कि एक शोधकर्ता ने देखा कि जब भी टमाटर, प्याज और आलू के दाम बढ़ते हैं तो उसे लोग कम खरीदते हैं। ये एक स्पेशल तथ्य हो गया। इन सभी अणुओं को जोड़कर यानी इन सभी अनुभव वगैरह को जोड़कर उसने एक सामान्य सिद्धांत बना दिया जिसे हम मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि अनुसंधान के विभिन्न प्रकार और दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सही तरीके से समझने और सुलझाने का रास्ता दिखाते हैं। जहां अनुसंधान के प्रकार हमें आंकड़ों और उद्देश्यों को समझाना सिखाते हैं, वहीं जो इसके दृष्टिकोण हो गया वो हमें सही निष्कर्ष तक पहुंचाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र में देश और समाज के लिए सही निर्णय लेने में
इन सभी तरीकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि अनुसंधान समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम, इसको परिभाषित करना है। इसको परिभाषित करने में शामिल तकनीकों का वर्णन करना। तो चलिए हम लोग समझेंगे आखिर ये क्या है। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या से होती है, यानी एक प्रॉब्लम से होता है। जब तक हमारे पास कोई प्रश्न या फिर समस्या नहीं होगी तब तक हम रिसर्च क्या करेंगे, शोध क्या करेंगे, फालतू का नहीं करेंगे। कोई तो समस्या होना चाहिए, कोई तो टॉपिक होना चाहिए। तो अनुसंधान प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो अनुसंधान समस्या का चयन और उसे परिभाषित करना है दोस्तों। यदि समस्या को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया तो पूरा जो रिसर्च है वो दिशाहीन हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए समस्या यानी अनुसंधान समस्या बहुत जरूरी है। चलिए इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। अनुसंधान समस्या का अर्थ और परिभाषा सरल शब्दों में समझा जाए तो अनुसंधान समस्या जो है दोस्तों उसका अर्थ किसी ऐसे प्रश्न या फिर स्थिति से है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर या फिर समाधान उपलब्ध नहीं है और जो रिसर्चर है वो वैज्ञानिक तरीके से उसका हल खोजना चाहता है, वही हमारा अनुसंधान समस्या हो गया। अर्थशास्त्र में इसका उदाहरण देखिए एक है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में क्या क्या बाधाएं आ रही है, या फिर ब्याज दरों में वृद्धि का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है, अनुसंधान प्रॉब्लम का। चलिए प्रमुख विचारकों के अनुसार इसकी परिभाषा दिया गया। पहला हमारा कार्लीगर के द्वारा कि एक अनुसंधान समस्या एक ऐसा विषमयादी बोधक वाक्य या फिर प्रश्न है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को पूछने का काम करता है। तो ये अनुसंधान कहलाता है। ये कार्लिगर के द्वारा दिया गया है, कार्लिगर के द्वारा। चलिए दूसरा हमारा है कि जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, ठीक है, तो इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है कि अनुसंधान समस्या का वह मुद्दा या फिर चिंता है दोस्तों जो रिसर्च की आवश्यकता को जन्म देती है, शोध की आवश्यकता को जन्म देती है। तो ये परिभाषा हो गया हमारा अनुसंधान प्रॉब्लम का, अनुसंधान समस्या का। देखिए आगे है कि अनुसंधान समस्या को परिभाषित करने में शामिल तकनीक यानी कौन कौन से तकनीक शामिल है। तो एक समस्या को केवल चुन लेना काफ़ी नहीं होता, उसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट और सीमित दायरे में बांधना यानी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित 5 मुख्य तकनीकों का व्यवस्थित रूप से पालन किया जाता है। कौन कौन सा तकनीक है वो देखेंगे। तो देखिए पहला हमारा तकनीक हो गया कि समस्या का सामान्य रूप से कथन। तो सबसे पहले शोधकर्ता के दिमाग में जो भी समस्या है या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे एक सामान्य या फिर मोटे तौर पर लिख लिया जाता है। इस चरण पर समस्या बहुत ही व्यापक और थोड़ी अस्पष्ट होती है, यानी इसमें तो जैसे तैसे एक मोटे तौर पर लिख लिया जाता है, तो ये अस्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर शोधकर्ता रिसर्चर सोचता है कि मुझे देश में बेरोजगारी पर शोध करना, या एक सामान्य कथन हो गया, तो सबसे पहले ये करता है। उसके बाद दूसरा क्या करता है कि समस्या की प्रकृति को समझना दोस्तों। तो समस्या को लिखने के बाद जो रिसर्चर है वह यह समझने की कोशिश करता है कि समस्या पैदा कहाँ से हुई और इसका मूल कारण क्या है। इसके लिए वह समस्या के व्यावहारिक और ऐतिहासिक पहलुओं को देखता है। देखिए उदाहरण देखिए कि यदि समस्या बेरोजगारी है तो शोधकर्ता यह देखेगा कि यह समस्या जो है वो तकनीकी बदलाव के कारण हुआ है, मंदी के कारण हुआ, या फिर शिक्षा प्रणाली में कमी के कारण हुआ। तो ये सभी देखने का काम करता है। चलिए तीसरा तकनीक हो गया वो है दोस्तों कि उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण। तो साहित्य समीक्षा का मतलब है कि उस विषय पर पहले से जो किताबें हैं या फिर कोई रिसर्च पत्र वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह है, सरकारी रिपोर्ट वगैरह है, लेख लिखे जा चुके हैं, उन्हें पढ़ना। इसका लाभ क्या होता है, इससे जो शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, उसको पता चलता है कि पहले से लोगों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे, कहाँ कमियां रह गई और अब जो है नया क्या खोजना है। तो ये सब चीज़ पता चलता है, इसका फ़ायदा है। चलिए चौथा टेक्निक जो है दोस्तों, तकनीक जो है वो ये है कि विचार विमर्श के माध्यम से विचारों का विकास। तो एक अच्छा शोधकर्ता, एक अच्छा रिसर्चर कभी अकेले कमरे पर बैठकर समस्या नहीं करता, वह अपने गाइड, विषय विशेषज्ञों और उस समस्या से जुड़े वास्तविक लोगों से बातचीत करता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि संकट पर शोध करना है, रिसर्च करना है, तो अर्थशास्त्री को गांवों में जाकर किसानों से और कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इससे समस्या का व्यवहारिक रूप से साफ
हो जाएगी, यानी उसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। चलिए छठा हमारा कि अनुसंधान समस्या का अंतिम पुनर्गठन। सभी आंकड़े, चर्चाओं और पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो रिसर्चर है, शोधकर्ता है, वो अपनी शुरुआती धुंधली समस्या को एक सटीक, स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रश्न के रूप में दोबारा लिखने का काम करता है। अब समस्या का दायरा बिल्कुल तय हो चुका है कि आखिर रिसर्च क्या करना है, क्या मापना है, ठीक है। तो अंतिम रूप से उदाहरण देखिए कि बिहार के ग्रामीण युवाओं में पिछले 5 वर्षों में बढ़ी बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है। अब यह समस्या बिल्कुल स्पष्ट और जांचने योग्य हो चुका है, उसके बाद ये रिसर्च किया जाता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों कि अनुसंधान समस्या को सही ढंग से परिभाषित करना एक बहुत अच्छी इमारत की मजबूत नींव रखने जैसा ही है। यदि समस्या स्पष्ट नहीं होगी तो आगे का पूरा डाटा और निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऊपर जितने भी हम लोग तकनीक देखें, जैसे साहित्य पढ़ना, विचार विमर्श वगैरह करना, एक शोधकर्ता को उसकी समस्या को भटकाव से बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये सब तकनीक के माध्यम से आखिर शोध क्या करना है वो पता चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कि आंकड़ों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि आंकड़ों के वर्गीकरण क्या है, उद्देश्य, प्रकार, हर एक चीज़। तो जब हम किसी शोध यानी रिसर्च वगैरह, सर्वे वगैरह के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं या फिर आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़े, उलझे हुए और अव्यवस्थित होता है वो डाटा हमारा। तो उन्हें सीधे देखकर कुछ भी समझना मुश्किल होता है। इसलिए डाटों को उनकी समानताओं और खूबियों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। यानी डाटा तो जैसे तैसे हमने जो है वो उठा लिया, ठीक है, अब उसे सही तरीके से अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को ही हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। या बिखरे हुए डेटा को साफ, सुंदर और समझने लायक बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है हमारा डाटों यानी आंकड़ों का वर्गीकरण, डाटा का वर्गीकरण। चलिए इसका उद्देश्य क्या रहता है, आखिर क्यों किया जाता है ये। तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने के पीछे निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला हो गया कि आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, विशाल और जटिल आंकड़ों को इतना सरल और छोटा बना देना कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। तो ये पहला उद्देश्य था। चलिए दूसरा उद्देश्य है कि तुलना करने में सुविधा, कि जब आंकड़े अलग अलग वर्गों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग ग्रुपों में बढ़ जाते हैं तो उनके बीच तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे 2 राज्यों की साक्षरता दर की तुलना करना, तो ऐसे जो है बहुत ही अच्छा जो है तुलना करने में सुविधा होती है। तीसरा उद्देश्य है कि समानता और असमानता को स्पष्ट करना। यह प्रक्रिया समान विशेषताओं वाले आंकड़े को एक साथ और असमान आंकड़े को अलग करती है, जिससे डाटा वगैरह जो है वो अंतर्निहित रूप से निखर आता है उसमें, ठीक है। फिर अगला हो गया हमारा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आधार तैयार करना। तो जो हमारा वर्गीकरण है दोस्तों, उसके बिना जो सांख्यिकीय के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि सारणीयन हो गया, माध्य हो गया या फिर सहसंबंधन वगैरह निकालना असंभव है, या आगे चलकर विश्लेषण का नींव रखता है। इसलिए ये भी इसका जो है वो उद्देश्य है। चलिए आगे हमारा कि मानसिक श्रम और समय की बचत। व्यवस्थित आंकड़ों का अध्ययन करने में जो अनुसंधान करता है यानी जो रिसर्चर है, उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। तो ये सभी जो है हमारा आंकड़ों के वर्गीकरण के पीछे उद्देश्य है। चलिए आंकड़ों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार देखेंगे, आखिर कौन कौन सा प्रकार है। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों वो 4 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। चलिए कौन कौन से आधार पर। तो पहला हमारा भौगोलिक या फिर स्थान आधारित वर्गीकरण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति, स्थान या क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है तो वो हमारा स्थान आधारित वर्गीकरण होता है। तो उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं या फिर स्थान आधारित वर्गीकरण कहते हैं। इसमें देश, राज्य, जिला या फिर शहर को आधार बनाया जाता है। उदाहरण देखिए कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय का वर्गीकरण करना है तो अलग अलग राज्यों के माध्यम से करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, झारखंड, इस तरह करके, ठीक है। तो ये उदाहरण है। चलिए दूसरा हो गया हमारा कि कालानुक्रमिक या फिर समय आधारित वर्गीकरण दोस्तों, कि जब आंकड़ों को समय के क्रम में यानी जैसे वर्षों में, महीनों में, हफ्तों में या फिर दिनों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, उसे सजाया जाता है, तो इसे जो है हम लोग कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं या फिर समय आधारित वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए लिखा है
कि पिछले 5 वर्षों में यानी 21 से लेके 25 तक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े को क्रम से दर्शाना, तो ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए तीसरा हमारा हो गया कि गुणात्मक वर्गीकरण दोस्तों, तो जब आंकड़े को एक ऐसी विशेषताओं या फिर गुण के आधार पर बांटा जाता है जिन्हें अंकों में मापा नहीं जा सकता, तो उसे हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहला है साधारण वर्गीकरण, जब आंकड़े को केवल 2 वर्गों में यानी ग्रुप की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के आधार पर बांटा जाए, जैसे कि साक्षरता या फिर निरक्षर या फिर पुरुष और महिला, तो इस तरीका से, ठीक है। चलिए दूसरा है कि बहुगुणी वर्गीकरण दोस्तों, कि जब आंकड़े को एक से अधिक गुणों के आधार पर कई वर्गों में बांटा जाए, जैसे पहले आबादी को पुरुष और महिला में बांटना, फिर उसे शिक्षित और अशिक्षित में करना, फिर अंत में उसे रोजगार और बेरोजगार में बांटना, तो इसे हम लोग बहुगुणी वर्गीकरण बोलते हैं। चलिए आगे हमारा चौथा हो गया कि मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक वर्गीकरण दोस्तों, तो जब आंकड़े को ऐसी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें संख्या या फिर अंकों में मापा जा सकता हो, तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें वर्ग अंतराल बनाए जाते हैं। उदाहरण देखिए कि किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का उनकी मासिक आय वगैरह का वर्गीकरण, यानी उसके सैलरी वगैरह का वर्गीकरण। जैसे देखिए 0 से 10,000 50 मजदूर, 10,000 से 20,000 120 मजदूर, 20,000 से 30,000 30 मजदूर, इस तरीका का वर्गीकरण जो है हमारा वो होता है दोस्तों। क्या होता है? तो ये हमारा होता है मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक वर्गीकरण। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि आंकड़ों का वर्गीकरण उलझी हुई जानकारियों को साफ और समझने लायक बनाने का एक तरीका है। इसके बिना बड़े से बड़े डाटा का कोई भी मतलब नहीं रहता है। वर्गीकरण ही वह माध्यम है दोस्तों जो आंकड़े को तुलना करने के योग्य बनाता है, जिससे अर्थशास्त्रियों या फिर सरकारों को देश के लिए सही फैसले लेने में मदद मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दोस्तों कि प्रतिदर्शा प्रारूप से आप क्या समझते हैं? प्रतिदर्शा प्रारूप की प्रक्रिया एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग समझेंगे सिंपल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए आंसर है कि जब हमें कोई भी बड़े समूह यानी कोई भी ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए देश की जनसंख्या हो गया, इन सभी का अध्ययन करना होता है, तो हर एक व्यक्ति से जानकारी जुटाना असंभव है। अब मान लीजिए इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, सबके पास वो जाके जो है डाटा इकट्ठा कर पाएगा? ये असंभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम उस समूहों में कुछ चुनिंदा लोगों को चुनते हैं जिसे प्रतिदर्शा कहा जाता है, ठीक है। इस सैंपल को किस तरीके से और कितनी संख्या में चुना जाएगा, जिसकी पूरी योजना या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना ही प्रतिदर्शा प्रारूप कहलाता है। यानी इस सैंपल को, यानी जो सैंपल है जो हमें चुनना है, ठीक है, जनसंख्या का जानकारी वगैरह निकालने के लिए जो सैंपल चुनना है, उसे कितना और कितना संख्या में चुना जाएगा, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग प्रतिदर्शा प्रारूप कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रतिदर्शा प्रारूप की प्रक्रिया दोस्तों। तो एक अच्छा प्रतिदर्शा प्रारूप तैयार करने के लिए शोधकर्ता को निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सा चरण? तो पहला हमारा चरण हो गया समग्र या फिर समष्टि का निर्धारण। तो सबसे पहले शोधकर्ता या फिर रिसर्च जो है वह तय करता है कि उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है और इसमें कुल कितने लोग या फिर इकाइयां शामिल है, जैसे बिहार की सभी सरकारी स्कूलों के छात्र हो गए, तो इस तरीका से, ठीक है। दूसरा हो गया प्रति चयन इकाई तय करना, यानी इसमें यह तय होता है कि सैंपल में किसे गिना जाएगा, एक व्यक्ति को, एक परिवार को, एक गांव को या फिर एक स्कूल को, इस तरीका से ये इकाई तय होता है। फिर तीसरा हो गया स्रोत सूची या फिर फ्रेम तैयार करना। इसमें पूरे समूह के सभी सदस्यों के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें से सैंपल चुना जाता है, जैसे कि स्कूल के सभी छात्रों की हाजिरी रजिस्टर हो गया उस हिसाब से। चौथा है कि सैंपल का आकार तैयार करना दोस्तों, कि यह जो रिसर्च है, शोध करता है, वो यह तय करता है कि उसे कुल कितने लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, जैसे कि 500 छात्रों का, 1000 छात्रों का, ताकि नतीजा सही हो। तो ये सभी तय किया जाता है। पांचवा हो गया हमारा प्रति चयन की विधि का चुनाव दोस्तों। तो अंत में यानी लास्ट में यह तय किया जाता है कि जो सैंपल है उसको चुनने के लिए किस तकनीक
वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लॉटरी सिस्टम का, ग्रुपिंग का, या फिर किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये सभी जो है वो ये विधि का चुनाव किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे जो हमारा प्रतिदर्शा प्रारूप है उसके विभिन्न प्रकार के बारे में दोस्तों। तो इसे मुख्य रूप से दो बड़े प्रकारों में बांटा गया है। कितने? दो। कौन कौन सा? तो पहला हो गया हमारा संभाव्यता प्रतिचयन। तो इसमें पूरे समूह के हर एक सदस्य या फिर इकाई के सैंपल में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी या फिर पक्षपात नहीं चलाता। इसके मुख्य प्रकार हैं कौन कौन सा? पहला हो गया सरल देव प्रतिचयन दोस्तों। तो इसमें लॉटरी सिस्टम या फिर कंप्यूटर द्वारा नाम निकालकर रेंडमली लोगों को रेंडमली तरीके से लोगों को चुना जाता है। ठीक है। दूसरा हो गया स्तरित प्रतिचयन दोस्तों। जब पूरा समूह अलग अलग विशेषताओं वाला हो तो उसे ग्रुप में बांटा जाता है। फिर हर ग्रुप में सैंपल लेते हैं, जैसे कि आबादी को अमीर, मध्यम और गरीब वर्गों में बांटकर सैंपल चुनना। तीसरा हो गया क्रमबद्ध प्रतिचयन दोस्तों। तो इसमें लिस्ट में हर व्यक्ति को चुना जाता है, हर नंबरिंग सिस्टम के व्यक्ति को चुना जाता है। जैसे लिस्ट के हर 10वें या फिर 20वें छात्र को इस तरीके से चुना जाता है। चलिए दूसरा हमारा हो गया कि गैर संभाव्यता प्रतिचयन। तो इसमें सैंपल को चुने जाने के चांस बराबर नहीं होते। शोधकर्ता यानी रिसर्चर जो है वो अपनी सुविधा, अनुभव और उद्देश्य के अनुसार खुद लोगों को चुनता है। इसके मुख्य प्रकार हैं कौन कौन सा? पहला हो गया सन प्रयोजन या फिर उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन दोस्तों। तो शोधकर्ता यानी रिसर्चर जानबूझकर केवल उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसके शोध के लिए जरूरी है, यानी जो उसके रिसर्च के लिए जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि केवल उन किसानों से मिलना जिन्हें लोन लिया हो, या फिर उन छात्रों से मिलना जिसके पास मान लीजिए बैग ना हो। तो इस तरीके से आप उदाहरण समझ सकते हैं। चलिए दूसरा हो गया सुविधाजनक प्रतिचयन दोस्तों। तो इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी सामने मिल जाए उसका इंटरव्यू ले लेता। जैसे बाजार में खड़े होकर लोगों से राय मांगना, जो सामने मिल गया, इसमें तो कोई तय नहीं होता है, जो मिल गया सामने उसी से इंटरव्यू ले लिया। चलिए तीसरा है दोस्तों कि कोटा प्रतिचयन। इसमें पहले से तय कर दिया जाता है कि सैंपल के 40% जो है महिलाओं का लिया जाएगा और 60% जो है पुरुष के होंगे, और फिर जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से उसे चुनने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है रिसर्च यानी प्रतिदर्शा प्रारूप का चयन होता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो प्रतिदर्शा प्रारूप किसी भी बड़े सर्वे या फिर शोध का वो नक्शा है जो समय और पैसे की बचत करते हुए सही नतीजे तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थशास्त्र में दोस्तों इसका महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि पूरे देश का डाटा एक एक कर जुटाना नामुमकिन है, और सही और निष्पक्ष प्रतिदर्शा प्रारूप ही देश के लिए बनाई जाने वाली आर्थिक नीति को मजबूत या फिर सटीक बनाने का काम करती है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि प्रतिचयन बटन यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा क्या चीज़ है, इसकी लिमिटेशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझेंगे। तो देखिए आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब हम एक ही बड़ी जनसंख्या में एक ही आकार के सारे अलग अलग सैंपल चुनते हैं तो उन सभी सैंपल से निकलने वाले औसतों की एक नई लिस्ट या फिर ग्राफ बनाते हैं। तो उस ग्राफ या फिर बटन को ही हम लोग प्रतिचयन बटन कहा जाता है। चलिए इसका उदाहरण, एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझिए। तो मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है और हमें उसका औसत वजन जानना है। तो कैसे जानेंगे? सबको वजन करेंगे तौला कर, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो हम सबसे पहले 50 छात्रों का एक सैंपल लेंगे और उसका औसत वजन जो है वो 55 किलो मान लेंगे। फिर हमें दूसरे 50 छात्रों का सैंपल दिया और उसका वजन जो है 53 किलो मान लिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने तीसरे 50 छात्रों का सैंपल लिया और उनका वजन जो है 56 किलो मान लिया। इसी तरीक़ा से हम 50-50 छात्रों के कई सारे सैंपल लेते हैं और हर सैंपल का औसत थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। जब हम इन सभी सैंपल के औसत यानी 50, 53, 56 इस तरीक़ा से एक जगह लिखकर उसका एक सांख्यिकीय चार्ट या फिर विवरण बनाते हैं तो उसे ही हम लोग प्रतिचयन बटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 1000 लोगों को हम लोग जो है वो हर लोग को जो है नहीं कर पाएंगे। तो 50-50 लोगों का, कुछ लोगों का जो है हम लोग जांच करेंगे, उसी के आधार पर सैंपल यानी औसत निकाल लेंगे कि आखिर कितना वजन है पूरे स्टूडेंट का। ठीक है,
तो ये इसका उदाहरण हो गया। उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने उदाहरण समझाने के लिए लिया है। चलिए आगे देखेंगे कि प्रतिचयन बटन की मुख्य विशेषता देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला हो गया केंद्रीय सीमा प्रत्यय दोस्तों, जिसको CLT बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सांख्यिकीय का वह नियम कहता है कि भले ही मूल जनसंख्या का आकार कैसा भी हो, चाहे वह सामान्य हो या फिर ना हो, यदि सैंपल का आकार बड़ा है तो उसका प्रतिचयन जो है वो हमेशा एक सामान्य वक्र के रूप में लेता है, ऐसा इस थ्योरम के अनुसार सांख्यिकीय का नियम बोलता है। चलिए दूसरा है मानक त्रुटि दोस्तों, यानी स्टैंडर्ड एरर, जिसको SEB बोलते हैं। तो प्रतिचयन बटन के मानक विचलन को ही मानक त्रुटि कहा जाता है। यह हमें बताती है कि सैंपल से निकलने वाला परिणाम जो है असली जनसंख्या के परिणाम से कितना दूर या फिर कितना सटीक है। मानक त्रुटि जितना कम होगी हमारा सैंपल उतना ही विश्वसनीय होगा। तो ये दो इसकी विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखेंगे कि पर्तन चयन की जो सीमाएं हैं या फिर इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखा है कि प्रतिचयन अर्थशास्त्र का एक बहुत ही अनिवार्य उपकरण है, लेकिन इसके कुछ गंभीर लिमिटेशंस भी है, सीमाएं हैं या फिर कमियां हैं। कौन कौन सा है वो चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा 100% शुद्धता का अभाव रहता है इसमें। चूंकि हम पूरे समूहों का अध्ययन ना करके केवल उनके एक छोटे से हिस्से का जांच करके उसका सैंपल का परिणाम निकालते हैं, जो कि हमारा 100% सही नहीं हो सकता। इसमें हमेशा थोड़ा बहुत अंतर या फिर अनिश्चितता बनी ही रहती है। तो ये हो गया कमी या फिर सीमाएं। दूसरा है पक्षपात या फिर भेदभाव की संभावना दोस्तों। यदि शोधकर्ता निष्पक्ष नहीं रहा, वह जानबूझकर अपनी पसंद के क्षेत्रों या फिर लोगों से डेटा इकट्ठा करता है, तो सैंपल में पक्षपात आ जाता है और ऐसा दूषित सैंपल पूरे देश या फिर समाज के लिए गलत तस्वीर पेश करने का काम करता है। ये कमी है, ये सीमाएं हैं। चलिए तीसरा है विषम या फिर आसान जनसंख्या में अनुपयोगी दोस्तों। तो यदि किसी समूह की इकाई एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, स्वभाव से, आय से या फिर वर्ग वगैरह से, तो वहाँ साधारण सैंपल काम नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि आप एक गांव में कुछ अमीर जमींदार हैं, बाकी अत्यंत गरीब मजदूर, तो केवल आप 5 लोगों का सैंपल लेकर पूरे गांव की औसत आय का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये इसकी कमियां हैं या फिर आप समझ सकते हैं इसकी सीमाएं। चलिए आगे हमारा चौथा है दोस्तों कि विशेष सांख्यिकीय और तकनीकी ज्ञान की जरूरत। तो प्रतिचयन कोई आसान काम नहीं है, यह एक सैंपल का आकार तय करता है। पूर्वाग्रह से बचना, प्रतिचयन बटन तैयार करना और मानक त्रुटि का गणना करने के लिए उच्च स्तरीय सांख्यिकीय और अर्थमिति के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप प्रतिशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया गया सैंपल सर्वे को पूरी तरीका से विफल कर सकता है। यानी अगर उन्हें तकनीकी का ज्ञान नहीं है, वो जो है प्रशिक्षित नहीं है, तो वैसे लोग अगर सैंपल का सर्वे कर रहे हैं तो वो पूरी तरीका से विफल रहेगा। ठीक है। चलिए पांचवा हो गया छोटी समष्टि या फिर जनसंख्या के लिए निर्थक। ठीक है, यानी यदि कुल आबादी का आकार बहुत ही छोटा है, वैसे किसी विशेष विभाग में केवल 20 कर्मचारी हैं, तो वहां सैंपल लेना मूर्खता होगी। उस स्थिति में तो सभी 20 कर्मचारियों का सीधा अध्ययन करना ही सही रहेगा। उसमें सैंपल क्या लेना, आप 2 लोगों का सैंपल लेके पूरे 20 का क्या कीजिएगा, 20 तो छोटा सा है, सबका ले लीजिए। ठीक है, तो वहाँ एक मूर्खता होगी अगर आप सैंपल लेते हैं तो ये सभी इसकी सीमाएं। चलिए छठा हो गया कि महत्वपूर्ण या फिर दुर्लभ इकाई के छूटने का जोखिम रहता है दोस्तों। कोरेडमली यानी देव निर्देशन द्वारा सैंपल चुनते समय कभी कभी ऐसा होता है कि समष्टि की कुल बहुत ही महत्वपूर्ण, अनूठी या फिर दुर्लभ इकाई सैंपल में आने से पूरी तरीका से छूट जाता है, यानी बहुत सारा इकाई छूट जाता है, जिसके कारण जो रिसर्च वगैरह का निष्कर्ष है अधूरा या फिर कंफ्यूजिंग रह जाता है दोस्तों। तो ये सभी देखिए हमारा इसकी सीमाएं हैं। चलिए प्रतिचयन के में होने वाले त्रुटियां देखेंगे, एरर वगैरह। तो ये जो है 2 भागों में इसकी गलतियों को बांटा गया। पहला हो गया प्रतिचयन त्रुटियां। ये वो गलतियां हैं दोस्तों या फिर ये वो त्रुटियां हैं जो पूरे समूह के स्थान पर केवल एक हिस्से का अध्ययन करने के कारण प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इन्हें पूरी तरीका से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन
सैंपल का आकार जो है वो बढ़ाकर इन्हें कम किया जा सकता है। तो ये त्रुटियां हो गया। दूसरा त्रुटि है जो है हमारा गैर प्रतिचयन त्रुटियां। तो ये वो गलतियां हैं दोस्तों जो इंसानी लापरवाही के कारण होती है, जैसे डेटा लिखते समय समय गलती कर देना, उत्तरदाता द्वारा गलत जानकारी दे देना, या फिर कैलकुलेशन से गलती करना। तो ये सभी गलतियां जनसंख्या और सैंपल दोनों को ही गलत कर सकती है, यानी दोनों में हो सकती है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका निष्कर्ष लिखा है कि प्रतिचयन बटन हमें सैंपल से मिले नतीजे की शुद्धता जांचना सिखाता है। अर्थशास्त्र में बड़े सर्वे के लिए, यानी बड़े सर्वे के लिए, जनसंख्या वगैरह या फिर बड़े बड़े सर्वे वगैरह के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये भले ही 100% शुद्धता ना देता हो, लेकिन यानी ये जो है जैसी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अगर सैंपल को सही और वैज्ञानिक तरीके से चुना जाए तो देश के विकास के लिए बिल्कुल सटीक नीतियां बनाई जा सकती है इस प्रतिचयन बटन के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आंकड़ों के आलेखी निरूपण की प्रमुख तकनीकों तथा ग्राफ निर्माण की विधि की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे क्वेश्चन। तो हमने देख लिया, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है कि आंकड़ों का आसान और समझने लायक बनाने के लिए जब हमें ग्राफ पेपर पर रेखीय या फिर चित्रों का उपयोग या फिर रूप से दिखाया जाता है तो इसे ही हम लोग जो है आरेखी निरूपण कहते हैं। यानी अगर कोई भी डाटा को ग्राफ के माध्यम से जब दिखाया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आलेखी निरूपण कहते हैं। इसकी मदद से जटिल आंकड़ों को, डाटा वगैरह को, उसके उतार चढ़ाव को केवल एक नज़र में आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि आलेखी निरूपण की प्रमुख तकनीक दोस्तों। तो आंकड़े की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्राफ या फिर आलेखों का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्य तकनीकें निम्नलिखित है। कौन कौन सा तकनीक है वो देखेंगे। तो पहला हो गया हमारा आवृत्ति वितरण आलेख दोस्तों, जिसको बोलते हैं ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यह तकनीक मुख्य रूप से लगातार यानी नियंत्रण श्रेणियों के आंकड़ों को दर्शन के लिए उपयोग की जाती है। यानी लगातार श्रेणी वाला जो आंकड़ा है उसमें ये उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें पहला हो गया आयात चित्र दोस्तों। यह सबसे लोकप्रिय तकनीक है। इसमें ग्राफ पेपर पर वर्ग अंतरालों को क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस पर और आवृत्ति को लंबवत अक्ष यानी कि वाई एक्सिस पर रखकर एक दूसरे से सटे हुए आयताकार स्तंभ बनाए जाते हैं। दूसरा इसका आवृत्ति बहुभुज। तो जब आयात चित्र के सभी स्तंभों के शीर्ष वगैरह यानी ऊपरी हिस्सा वगैरह के मध्य बिंदु को सीधी रेखाओं द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनने वाले बंद आकृति को हम लोग आवृत्ति बहुमुख यानी बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा तीसरा हो गया कि आवृत्ति वक्र दोस्तों। तो जब आवृत्ति बहुभुज के बिंदु को स्केल से जोड़ने के बजाय हाथ से घुमावदार और चिकनी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग आवृत्ति वक्र कहते हैं। चलिए चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, तो संचयी आवृत्ति वक्र या फिर ओजाइव वक्र। ठीक है, ओजाइव वक्र। इसमें संचयी आवृत्ति को दर्शाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला हो गया से कम और दूसरा हो गया से अधिक ओजाइव। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका उपयोग जो है माध्यमिका वगैरह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं समय श्रृंखला आलेख दोस्तों, जिसमें हमारा है कि कालिक चित्र या फिर हिस्टोरियोग्राम। तो जब आर्थिक आंकड़े को समय के आधार पर, जैसे वर्ष के आधार पर, महीनों के आधार पर या फिर दिन वगैरह के आधार पर ग्राफ में दिखाया जाता है तो उसे हम लोग कालिक चित्र या फिर हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी वगैरह का विकास दर का उतार चढ़ाव वगैरह दिखाना। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ हमारा निर्माण होता है उसके पीछे की विधि। तो देखिए पहला है दोस्तों कि अक्षों का चुनाव। तो ग्राफ पेपर पर दो रेखाएं खींची जाती है। कितनी? दो रेखाएं। कौन कौन सी? पहला हो गया हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा वाई। आपने देखा होगा ग्राफ, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, ग्राफ वगैरह आप बनाए भी होंगे जो कि एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती है ऐसे करके, यानी ये 90 डिग्री पर काटती है दोस्तों इसे। देखिए पहला हो गया हमारा लेटी हुई रेखा को एक्स एक्सिस जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो कहते हैं।
जिस पर स्वतंत्र चर जैसे कि समय या फिर वर्ग अंतराल वगैरह दिखाए जाते हैं। ठीक है, फिर हो गया हमारा खड़ी रेखा, यानी ये वाला, ये हमारा होता है वाई एक्सिस दोस्तों, जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, जिस पर आश्रित चर जैसे कि आवृत्ति या फिर उत्पादन दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपने ग्राफ में देखा होगा। दोनों रेखाओं जहाँ मिलती है उसे हम लोग जो है मूल बिंदु कहते हैं, जो कि हम लोग ओ से दर्शाते हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा। यहाँ हमारा वाई हो गया, यहाँ एस हो गया, एक्स हो गया, जो हमारा मूल बिंदु है यानी ऑरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे कि उपयुक्त पैमाने का चयन दोस्तों। तो आंकड़ों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य को देखकर एक्स और वाई अक्षों के लिए एक उचित पैमाना यानी उचित स्केल वगैरह तय किया जाता है। पैमाना ऐसा होना चाहिए यानी स्केल ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जिससे ग्राफ ना तो बहुत छोटा बने और ना ही ग्राफ पेपर से बाहर जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट। तो इस तरीके से आपका जो है सैंपल होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। चलिए तीसरा है कि बिंदुओं का अंकन। तो आंकड़ों के अनुसार एक्स और वाई अक्षों के मूल्यों को मिलाकर ग्राफ पेपर पर पेंसिल से बिंदु लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी बिंदु का आकलन किया जाता है पेंसिल से, एक्स और वाई अक्ष पर जो है वो मूल्यों को मिलाकर ग्राफ पेपर पर पेंसिल से बिंदु लगाए जाते हैं। चौथा हो गया बिंदुओं को जोड़ना दोस्तों। तो सभी अंकित बिंदुओं को स्केल के मदद से सीधी रेखा यानी सीधी रेखाओं द्वारा मुक्त हाथ से वक्र के रूप में जोड़ दिया जाता है। और पांचवा हमारा हो गया शीर्षक और संकेतन, यानी ग्राफ के सबसे ऊपर एक स्पष्ट शीर्षक लिखा जाता है ताकि पता चल सके कि ग्राफ किस बारे में है। साथ ही पैमाना और संकेतों को भी कोने में दर्शाया जाता है। तो आपने ग्राफ देखा होगा, आपको पता ही होगा। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों निष्कर्ष हम लोग तो देखिए निष्कर्ष हमारा दिया गया है कि आंकड़ों का जो आलेखी निरूपण हो गया हमारा, संख्याओं का एक आसान तस्वीर में बदलने का तरीका, यानी ग्राफ में आपको दर्शा के आसान तरीके में बदलने का एक तरीका हो गया हमारा आंकड़ों का आलेखी निरूपण दोस्तों। एक सही विधि से बनाया गया ग्राफ बिना किसी कठिन गणित के भी पूरे डाटा का निचोड़ समझा देने का काम करता है। अगर अच्छे तरीके से आप अगर मतलब ग्राफ बना देते हैं तो अर्थशास्त्र में देश की महंगाई के लिए, बजट के लिए, विकास की स्थिति के लिए, ये सब के लिए भी जो है एक नज़र में समझने के लिए ये आलेख सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है। ग्राफ सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये हर हाल में कर लेना है। ये क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रस्ताव यानी जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है वो क्या चीज़ है, इसके प्रकार के बारे में, जितने भी प्रकार है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे अनुसंधान प्रस्ताव के लिए क्या क्या मुख्य घटक होते हैं वो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो किसी भी शोध के लिए यानी किसी भी रिसर्च को असल में शुरू करने से पहले उसकी पूरी एक रूपरेखा या फिर योजना तैयार की जाती है। यानी कोई भी चीज़ को, कोई भी रिसर्च को शुरू करने से पहले एक उसका जो है प्लानिंग किया जाता है, योजना तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी योजना या फिर लिखित खाके को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुसंधान प्रस्ताव कहते हैं। यानी यही योजना को हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुसंधान प्रस्ताव कहते हैं दोस्तों। चलिए सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शोध कार्य यानी कि रिसर्च कार्य वगैरह का ब्लूप्रिंट या फिर नक्शा होता है, जो यह बताने का काम करता है कि आखिर रिसर्चर आगे क्या खोजने वाला है, क्यों खोजने वाला है और उस पर काम किस तरीके से पूरा करेगा। ये सब चीज़ों को समझाने के लिए बताने का काम करता है क्या, तो ये हमारा अनुसंधान प्रस्ताव। ठीक है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल। चलिए अनुसंधान प्रस्ताव के विभिन्न प्रकार के बारे में देखेंगे, यानी जितने भी प्रकार है वो सब चीज़ों को दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि अनुसंधान प्रस्ताव को उसकी आवश्यकताओं और प्रस्तुतिकरण के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जाता है। कौन कौन सा प्रकार, तो पहला हो गया हमारा याचित प्रस्ताव दोस्तों। तो यह प्रस्ताव तब लिखा जाता है जब कोई विश्वविद्यालय हो गया, सरकार हो गया, संगठन वगैरह किसी विशेष समस्या पर शोध करने के लिए खुद आवेदन मांगते हैं, तो ये हमारा याचित प्रस्ताव होता है। याचित मतलब आप समझ सकते हैं रिक्वेस्ट यानी। ठीक है, फिर हो गया यह आचित प्रस्ताव दोस्तों। इसमें शोधकर्ता जो है रिसर्चर खुद किसी समस्या को चुनता है और अपनी मर्जी से
किसी संस्था को फंड या मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया आचायित प्रस्ताव। फिर हमारा हो गया आंतरिक प्रस्ताव दोस्तों। तो यह किसी एक ही संगठन या फिर कंपनी के अंदर उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए लिखा जाने वाला जो प्रस्ताव है वो हमारा आंतरिक प्रस्ताव है। यानी एक ही संगठन में अलग अलग कर्मचारियों को यानी उच्च अधिकारियों को मंजूरी के लिए लिखा जाने वाला प्रस्ताव हमारा आंतरिक प्रस्ताव होता है। बाहरी प्रस्ताव सेम उसी तरीका से हम यानी यह किसी बाहरी फंडिंग एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा या फिर ग्रांट लेने के लिए भेजा जाने वाला प्रस्ताव हमारा बाहरी प्रस्ताव हो गया दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि अच्छे प्रस्ताव यानी अच्छे अनुसंधान प्रस्ताव का मुख्य घटक यानी अच्छा एक रिसर्चर प्रपोजल का मुख्य घटक क्या क्या होना चाहिए। तो एक प्रभावी अनुसंधान प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य तत्व होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा तत्व, तो वो चलिए देखते हैं, समझेंगे हम लोग। तो पहला हो गया स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। तो देखिए शोध वगैरह का नाम या फिर विषय बिल्कुल छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, जो पूरे शोध की कहानी को यानी रिसर्च की कहानी को कह दे एक टाइटल में। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में महिला रोजगार की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां, तो ये एक टाइटल ले लिया। देखिए बहुत ही सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पूरा रिसर्च जो है टाइटल से ही समझ आ सके कि रिसर्च इसमें क्या होने वाला है। दूसरा हो गया समस्या का कथन दोस्तों। इसमें शोधकर्ता यानी रिसर्चर को यह समझाता है कि वह किस विषय को चुन रहा है, इसमें असल समस्या क्या है और उस पर शोध क्या करना है, यानी रिसर्च क्यों करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ समझाता है। चलिए तीसरा हो गया कि साहित्य की समीक्षा। तो शोधकर्ता यह दिखाता है दोस्तों कि उसने इस विषय से जुड़ी पुरानी किताब, सरकारी रिपोर्ट और रिसर्च पेपर को पढ़ लिया है, और वह यह भी बताता है कि उसने शोध में क्या क्या नया होने वाला है, यानी उसके रिसर्च में क्या क्या नया चीज होने वाला है, ये सब चीज बताने का काम करता है रिसर्चर। ठीक है, शोधकर्ता दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चौथा हो गया हमारा शोध के उद्देश्य और परिकल्पना। तो यहाँ बिंदुवार लिखा जाता है कि इस शोध से क्या हासिल होगा, यानी पॉइंट वाइज लिखा जाता है। ठीक है, बिंदुवार मतलब हो गया पॉइंट वाइज। साथ ही जांच के लिए एक काल्पनिक अनुमान भी इसमें लिखा जाता है। चलिए पांचवा देखेंगे शोध पद्धति दोस्तों। यह प्रस्ताव का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसमें यह साफ साफ बताया जाता है कि आंकड़े को कहाँ से जुटाया गया है, यानी प्राथमिक या फिर द्वितीयक स्रोतों से जुटाया गया है, सैंपल का साइज क्या होगा और किस सांख्यिकीय तरीके से उसका विश्लेषण होगा। तो ये सब चीज़ें बताया जाता है। देखिए छठा हो गया कि समय सीमा और बजट। तो शोध को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, यानी रिसर्च को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, और उसमें कितना पैसा लगेगा, यानी कितना स्टाफ चाहिए, यात्रा, प्रिंटिंग आदि वगैरह, खर्च वगैरह क्या होगा, इसका पूरा ब्यौरा वगैरह इसमें दिया जाता है। चलिए फिर हमारा हो गया सातवां दोस्तों अपेक्षित परिणाम। इस शोध के पूर्ण होने से समाज, सरकार या फिर नीति को क्या लाभ हो सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी भी दी जाती है। आठवां हो गया संदर्भ ग्रंथ सूची की। अंत में सभी किताब, वेबसाइटों और शोध पत्रों की लिस्ट दी जाती है जिनकी मदद से यह प्रस्ताव तैयार किया जाता है, यानी लिस्ट दिया जाता है कि हमने जो है जो रिसर्च किया वो इन सभी चीज़ों के माध्यम से किया। ये सब देखिए आपका प्रूफ है ये दिखाने के लिए। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों। तो अनुसंधान प्रस्ताव किसी भी बड़े शोध का परिणाम का आधार होता है। जैसे बिना नक्शे का कोई मजबूत इमारत नहीं बन सकती, वैसे ही बिना एक अच्छे प्रस्ताव का कोई भी सही रिसर्च पूरा नहीं हो सकता है। यह न केवल शोधकर्ता को भटकाव से बचाता है बल्कि फंडिंग एजेंसियों को भी यह भरोसा दिलाता है कि शोध वगैरह यानी रिसर्च वगैरह का उद्देश्य और तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक और समाज के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपका मेजर 11 इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ हमने 8 प्रश्न लिए और यही 8 प्रश्न आपको करना है। ठीक है, यही अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपके पास समय कम है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं बताए, ये 8 क्वेश्चन आप कर लीजिए। साथ ही साथ इसका एक और वीडियो आएगा जो कि जिसमें हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।